हाँ, गुड इवनिंग दोस्तों। फिर से मुलाकात हुई एक नई सी वीडियो के अंदर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री 11th क्लास का पहला जो चैप्टर है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं फॉरेस्टर सिलेबस के हिसाब से जो 2024 में होने वाला एग्ज़ाम है। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं मैटर के बारे में, केमिकल कंपोजिशन के बारे में, लॉज ऑफ केमिकल कंपोजिशन के बारे में, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में, मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी और नॉर्मलिटी वगैरह वगैरह इस तमाम चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। बस आप तमाम दोस्तों से यही गुजारिश रहती है कि आप अगर नए हैं इस यूट्यूब चैनल पर तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। बहुत ही अच्छा कंटेंट और बहुत ही मज़ा आने वाला है आज इस वीडियो के अंतर्गत में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो टॉपिक दिया हुआ था कंटेंट में, तो वो है मैटर। कहते हैं मैटर जो है कोई भी चीज़ को कहा जाता है जो जगह घेरता है और जिसका वजन होता है। एनीथिंग विच हैज़ मास ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। यानी मैटर कोई भी चीज़ जो जगह घेरती है और जिसका वजन होता है। जिस तरीके से यहाँ पे एग्जांपल भी दी हुई है, बुक है, पेंसिल है, वाटर है, एयर है, आर कंपोज्ड ऑफ मैटर एज वी नो दैट दे हैव मास एंड दे ऑक्यूपाई स्पेस। अब अगर सवाल यहाँ पे एक चीज़ पैदा होता है कि अगर कोई भी चीज़ जगह घेरती है दुनिया के अंदर और जिसका मास होता है वो मैटर है, तो क्या चीज़ मैटर नहीं है? तो आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर हम किसी के लिए दिल के अंदर नफ़रत रखते हैं या किसी के लिए हमदर्दी रखते हैं, जो है प्यार और मोहब्बत रखते हैं, या किसी पे गुस्सा करते हैं, तो तमाम चीज़ें जो है ना नापी जा सकती हैं और ना ही तोली जा सकती है और ना ही ये जगह घेरती हैं, तो इनको हम मैटर में नहीं ला सकते हैं। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें दुनिया के अंदर हैं वो तमाम चीज़ें किस में आएंगी? मैटर में आती हैं। उसके बाद स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टेट जो है इसको क्लासीफाई किया गया है दो कैटेगरीज़ में, एक है फिजिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा है केमिकल क्लासिफिकेशन। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन की अगर बात की जाए तो मैटर और भी डिवाइड किया गया है तीन फिजिकल स्टेट्स में, एक है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड, तीसरा है गैस। तो हम डिटेल इसके बारे में भी पढ़ने वाले हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। सॉलिड क्या चीज़ होती है? द पार्टिकल आर हेल्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर इन एन ऑर्डरली फैशन एंड देयर आर नॉट मच फ्रीडम टू मूव। यानी कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में जो है क्लोजली अटैच्ड होते हैं, उनके बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा होती है और एक ऑर्डर्ड मैन में उनके पार्टिकल्स यानी एक सही अरेंजमेंट में जो है वो जुड़े रहते हैं, और उनके बीच की स्पेस जो है काफ़ी कम रहती है उनको मूव करने के लिए। उसको कहा जाता है सॉलिड। जैसे सॉलिड की एग्जांपल है सॉलिड है डेफिनेट, हाँ एक कैरेक्टरिस्टिक है सॉलिड का, सॉलिड है डेफिनेट शेप, साइज एंड वॉल्यूम। यानी सॉलिड की जो है इस तरीके से जब उनके पार्टिकल जो है कंपैक्टली अरेंज होते हैं एक ऑर्डर्ड मैनर में, तो उसकी जो है उसकी वजह से उसकी एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है, एक डेफिनेट शेप होती है और एक डेफिनेट साइज भी उसका रहता है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं लिक्विड के बारे में। कहते हैं इन लिक्विड द पार्टिकल्स आर क्लोज टू ईच अदर बट कैन मूव अराउंड। ईच अदर बट कैन मूव अराउंड यानी कि क्लोज तो होते हैं एक दूसरे के, लेकिन वो आपस में क्या कर सकते हैं? मूव भी कर सकते हैं। और करैक्टरिस्टिक जो है वो लिक्विड्स का क्या है? लिक्विड है डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप। जिस तरीके से आप पानी के एग्जांपल यहाँ पे अगर लोगे तो एक डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है, एक बोतल के अंदर आप उतना ही पानी भर सकते हैं जितना उसके अंदर आ पाएगा, तो उसको कहेंगे हम एक डेफिनेट वॉल्यूम है, लेकिन एक डेफिनेट शेप नहीं है अपने लिक्विड की। जिस लिक्विड को जिस कंटेनर में आप डालोगे उसी कंटेनर की जैसी शेप वो अपना लेगा। अगर बोतल जो है वो तंग बोतल है, एक ऊपर लंबी लंबी बोतल है, तो आप अगर उसके अंदर ये लिक्विड को भरोगे तो वैसे ही शेप वो बना लेगा। अगर जो है वो फ्लैट बोतल है तो फ्लैट बोतल के अंदर आप ऐसे, यानी कि इस हिसाब से ये मान के चलो कि लिक्विड एक ऐसा जो है वो सब्सटेंस है, एक ऐसा मैटर है जो किसी भी चीज़ में डालने के बाद उसकी रंगत को अपना लेता है, उसकी शेप को, उसकी शक्ल को अपना लेता है, लेकिन इसका वॉल्यूम जो है वो एक डेफिनेट होता है। जितना वॉल्यूम जो है एक बोतल का होता है उतना ही उसके अंदर पानी आएगा। तो ये था लिक्विड। उसके बाद बात करेंगे गैस के बारे में। कहते हैं द पार्टिकल्स आर फार अपार्ट एज कम्पेयर टू द प्रेजेंट एंड सॉलिड आर इन लिक्विड। इनमें बात की है पार्टिकल की कि इनके पार्टिकल आपस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर रहते हैं। किसके कंपैरिजन में? जैसे हम कंपेयर करेंगे इस गैसेस को सॉलिड के साथ या लिक्विड के साथ, तो लिक्विड और सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े कंपैक्टली अरेंज होते हैं, लेकिन गैस के पार्टिकल्स इस तरीके से कंपैक्टली अरेंज नहीं होते, नज़दीक नहीं होते, बल्कि दूर दूर होते हैं। देयर मोमेंट इज इजी एंड फास्ट, और उनकी जो मूवमेंट रहती है वो ईजी रहती है, यानी कि खाली जगह रहती है उनको मूवमेंट करने के लिए, और काफ़ी तेज़ वो मूव करते हैं। उसके बाद अगर करेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए गैसेस की, तो गैसेस है नाइदर डेफिनेट वॉल्यूम नॉट डेफिनेट शेप। ना ही वॉल्यूम होता है ना ही शेप होती है। मिसाल के तौर पर अगर एक बोतल के अंदर आप 1 लीटर की हवा की जगह है, लेकिन अगर प्रेशर डालोगे तो 2-3 लीटर 4 लीटर भी आप उसे हवा भर सकते हो। ठीक इस तरीके से सिलेंडर के अंदर भरी जाती है गैस, तो इस तरीके से आप इसको, मतलब एक डेफिनेट शेप अपनी नहीं होती है, हम दबा के प्रेशराइज करके उसको अपनी दूसरी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं, अपनी शेप उसके अंदर मौजूद नहीं होती। इसलिए यहाँ कहा गया है कि नाइदर हैव डेफिनेट वॉल्यूम नॉट डेफिनेट शेप, दे कम्प्लीटली ऑक्यूपाई द कंटेनर एज देवर इच इन विच दे आर प्लेस। यानी कोर एक कंटेनर को ऑक्यूपाई करेंगे कंप्लीटली, जिसमें वो क्या करेंगे, जिसमें वो भरे जाते हैं। मिसाल के तौर पर गैस अगर थोड़ी सी भी है तब भी वो पूरे कंटेनर के अंदर आ जाएगा, और बहुत सारी गैस भी भरेंगे तब भी उस कंटेनर के अंदर आ पाएगी। इसके बाद नई स्लाइड यहाँ पे है केमिकल
क्लासिफिकेशन। अब केमिकली जो है इस मैटर को क्लासीफाई, क्योंकि अब वो फिजिकल और फिजिकल क्लासिफिकेशन अभी तक हमने पढ़ी थी, जिसमें हमने बात की थी कि फिजिकल क्लासिफिकेशन में कि मैटर को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है फिजिकल क्लासिफिकेशन में, जिसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में हमने बात की। अब केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो केमिकल क्लासिफिकेशन में दो पहले जो है कैटेगराइज किया है, डिवाइड किया है दो मेन टाइप्स में, एक है प्योर सब्सटेंस, एक होता है मिक्सचर। तो प्योर सब्सटेंस में भी अलग अलग किस्म टाइप्स यहाँ पे दी हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। प्योर सब्सटेंस और फिर एलिमेंट में है इसमें प्योर सब्सटेंस में, फिर कंपाउंड प्योर सब्सटेंस में। तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है पहले ये पढ़ेंगे। कहते हैं प्योर सब्सटेंस में भी डिफाइंड एज ए सिंगल सब्सटेंस या मैटर कहेंगे विच कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड। यानी कि प्योर सब्सटेंस एक ऐसा सब्सटेंस जो सिंपल फिजिकल मेथड से हम ऐसे सेपरेट या अलग नहीं कर सकते। प्योर सब्सटेंस कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज एलिमेंट और कंपाउंड। इन्हें अलग अलग कैटेगरीज में इसको फिर से डिवाइड किया गया है, जिसमें हम एक एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। अब एलिमेंट क्या चीज़ होती है? एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। एलिमेंट क्या होता है कि जिसमें एक ही किस्म के पार्टिकल्स मौजूद हैं। जिस तरीके से जैसे एलिमेंट है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, उसमें एक ही किस्म के एलिमेंट एटम को पाया जाता है, जिसको एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। दीज पार्टिकल्स में भी एटम और वो पार्टिकल्स एटम हो सकते हैं या मॉलिक्यूल हो सकते हैं। अब कितने किस्म के एटम, मिसाल के तौर पर अगर नाइट्रोजन के बारे में बात की जाए तो नाइट्रोजन में कितने जो है एटम्स होंगे, लेकिन वो जितने भी एटम्स होंगे वो एक जैसे होंगे, तभी वो नाइट्रोजन बनाते हैं। जैसे सोडियम, कॉपर, सिल्वर, यहाँ पे एग्जांपल दी है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की एग्जांपल दी है, और सम एग्जांपल ऑफ यहाँ पे दी है आप एग्जांपल ऑफ एलिमेंट्स। दे आर कंटेन एटम ऑफ वन टाइप, हाउएवर एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट इन नेचर। जैसे यहाँ पे सम एलिमेंट्स हैव सोडियम और कॉपर contain single atom held together as their constituent particles, whereas in some other two or more atom combine to give molecule of atoms. Thus hydrogen, nitrogen, oxygen gases cannot consist of molecules in which two atoms combine to with the respective molecule of the element. ये चीज़। उसके बाद कंपाउंड क्या चीज़ होती है? इट में बी डिफाइंड एज अ प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग टू और मोर एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय वेट एंड कैन बी डिकम्पोज्ड into these elements by suitable chemical reaction। यानी कंपाउंड होता है कि कोई भी ऐसा प्योर सब्सटेंस जो दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को मिल के बनता है, और वो क्या एक फिक्स प्रोपोर्शन में वो मिलते हैं आपस में और रिएक्ट करते हैं। वह प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड आर टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम द कंस्टिट्यूटिंग एलिमेंट्स। यानी हालांकि उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो एक सिंगल एलिमेंट के बनिस्बत जो है वो डिफरेंट होती हैं, लेकिन होता तो वो चीज़ प्योर है। और इस कंपाउंड को भी अलग अलग दो कैटेगरीज में आगे डिवाइड किया हुआ है, उसकी डिविजन्स को भी हम पढ़ेंगे, जिसमें है इनऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड। दो अलग कैटेगरीज में भी इसको डिवाइड किया है कंपाउंड को, जिसमें एक हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक और दूसरा इनऑर्गेनिक, और दूसरा पढ़ेंगे ऑर्गेनिक। अब इनऑर्गेनिक क्या चीज़ होती है? दीज आर कंपाउंड विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्स सच एज रॉक एंड मिनरल्स। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं जो हम लेते हैं नॉन लिविंग सोर्स से, कोई भी सोर्स होता है जो नॉन लिविंग होता है, जैसे रॉक और मिनरल्स हैं, जैसे एग्जाम्पल है कॉमन साल्ट की, मार्बल है, गिप्सम है, वाशिंग सोडा वगैरह वगैरह चीज़ें हैं। उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात अगर की जाए, वो कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स have been found to contain carbon as an essential constant, for example कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे ये एनिमल और प्लांट्स में जाए प्रोटीन्स पाए जाते हैं, ऑयल्स और फैट्स वगैरह ये तमाम किस्में पाए जाते हैं। ऑर्गेनिक ये ह्यूमन बींग्स या प्लांट्स और एनिमल्स में पाए जाते हैं, इसको कहा जाए ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है ऐसा कंपाउंड जो नॉन लिविंग से हम लेते हैं, ठीक है। जैसे कि सॉल्ट वगैरह हमें कहीं रॉक से मिलता है, इस तरीके से हम लेते हैं, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे हम मिक्सचर के बारे में, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कि इसमें दो किस्म की चीज़ें हमने पढ़ी, प्योर सब्सटेंस जो होता है मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस में दो किस्म की चीज़ें पढ़ी, एक है एलिमेंट, दूसरा है कंपाउंड। और कंपाउंड में भी अब अलग हमने जो है यहाँ पे डिवाइड किया हुआ, एक है इनऑर्गेनिक, दूसरा है ऑर्गेनिक। तो अब हम मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे। अब मिक्सचर क्या चीज़ होती है? कहते हैं द कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स जो कंबाइन होते हैं विच आर नॉट केमिकली कंबाइंड टुगेदर एंड मे आल्सो बी प्रेजेंट इन एनी प्रोपोर्शन इज कॉल्ड मिक्सचर। अब ऐसे दो एलिमेंट जो केमिकली कंबाइन नहीं हुए, कोई भी दो एलिमेंट जो केमिकली कंबाइन तो नहीं हुए हैं और वो मौजूद होते हैं किसी भी रेशो में, यानी कि जब हमने कंपाउंड की बात की थी तो एक फिक्स रेशो में वो कंबाइन होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं, यहाँ पे फिक्स रेशो में वो कंबाइन नहीं होते हैं। जब फिक्स रेशो में कंबाइन नहीं होते हैं तो उनका प्रोपोर्शन जो है वो अलग अलग रहता है। इफ़ यू एग्जांपल हम मिक्सचर जो है जैसे मिल्क है, जैसे सी वाटर है, पेट्रोल है, लाइम वाटर है, पेंट गिलास है, सीमेंट है, वुड है, ये इसको कहा जाता है मिक्सचर। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। जिस तरीके से हम अगर तेल में कंकड़ डालेंगे तो वो दो अलग अलग दहातें तो हैं, लेकिन आपस में वो कंबाइन केमिकली नहीं हुई और एक जो कंपोजिशन है वो भी सेम नहीं है। तो अगर आप फिजिकली देखोगे तो अलग अलग वो चीज़ें आपको वहाँ पे दिख जाएंगी। इस तरीके से उसको कहा जाता है मिक्सचर। अब मिक्सचर भी आगे कैटेगराइज किया है दो जो है अलग अलग टाइप्स में, तो इसके बारे में एक तो होमोजेनियस मिक्सचर, एक है हेटेरोजेनियस मिक्सचर। एक होमोजेनियस, एक है हेटेरोजेनियस। तो होमोजेनियस मिक्सचर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। कहते हैं मिक्सचर इज सेड टू बी होमोजेनियस इफ इट हैज़ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट एंड देयर इज नो विजिबल बाउंड्रीज बाई सेपरेटिंग बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब होमोजेनियस मिक्सचर की एग्जांपल आप ले सकते हैं जब हम पानी के अंदर जो है अगर नमक या इसके शुगर को मिक्स करते हैं, शुगर और नमक को जब हम मिक्स करते हैं तो उसकी जो कंपोजिशन है वो सेम रहती है थ्रू आउट, एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहती है। इसका एक साधारण सी एग्जांपल आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि अगर आप शुगर जो है पानी के अंदर ऐड करते हो तो जो भी चुस्की आप उस पानी की लोगे तो
एक जैसी मिकदार हर एक चुस्की में आपको महसूस होगी। इसी को कहा जाता है यूनिफॉर्म। किसकी? लेकिन उसकी शुगर की एक जैसी चुस्की जब लोगे एक जैसा जो है टेस्ट, एक जैसी फीलिंग, एक जैसा वो जो है जायका जो है आपको मिलेगा हर एक घूंट में, हर एक चुस्की में। इसका मतलब जो आपने साल्ट को इसको शुगर को आपने उस वाटर के अंदर जो है डिज़ोल्व किया है, मिक्स किया है, तो उसकी जो कंपोजिशन है, उसकी जो मिकदार है, वो थ्रू आउट उस वाटर के अंदर जो है वो पूरी तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुई है। उसको कहा जाता है होमोजेनियस मिक्सचर। या अगर साल्ट की बात करोगे, आप चाय में आप नमक डालते हो तो जो भी कप आप चाय का पीते हो तो सेम किस्म का आप नमक उसमें महसूस करते हो। इसका मतलब नमक जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो उसको कहा जाता है यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। और उसमें कोई भी विजिबल बाउंड्रीज वहाँ पे नहीं दिखती। ऐसा नहीं है कि आप नमक में चाय डालते हो, उसके बाद आपने निकाली चाय तो नीचे जो है कप में चाय डाल के उसके बाद उसको जब पीते हो आप तो नीचे आपको नमक मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब अलहैदगी उसमें नहीं होती, बल्कि डिज़ोल्व चीज़ हो जाती है। और डिज़ोल्व इस तरह से होती है कि पूरी कंपोजिशन में आपको एक ही किस्म की मिकदार जो है वो मिलेगी। जिस तरीके से एग्जांपल यहाँ पे दी है, मिक्सचर ऑफ शुगर सोल्यूशन इन वाटर हैज़ द सेम शुगर वाटर कंपोजिशन थ्रू आउट एंड ऑल पोर्शन हैव द सेम स्वीटनेस। ये चीज़ यहाँ पे दी है, तो जो मैंने चीज़ अगर समझाई यही पे यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद हेटेरोजेनस मिक्सचर के बारे में पढ़ने वाले। ए मिक्सचर इज सेड टू बी हेटेरोजेनस इफ इट डज नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट एंड हैज़ विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स। समझ गए होंगे आप कि जब आप हेटेरोजेनस मिक्सचर की आप बात करते हैं कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन उसके बीच दरमियान नहीं होती है और एक विजिबल बाउंड्री भी वहाँ पे दिखती है आपको। मिसाल के तौर पर अगर आप पानी के अंदर जो है इसको तेल को आप मिक्स करते हो, आप हिलाओ, उसके बाद उसको किसी जगह पे रखो तो आप देखो कि उसकी लेयर आपको दिखेगी, वाटर की एक अलग लेयर बनी होगी और उस ऑयल की एक अलग लेयर बनी होगी। वो आप यूनिफॉर्मली इसको डिस्ट्रीब्यूट जो है नहीं देख पाओगे कि ये यूनिफॉर्मली जो है डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। उसको कहा जाता है हेटेरोजेनस मिक्सचर। कहते हैं यहीं पे देखो यहाँ पे लिखा है ए मिक्सचर is said to be heterogeneous if it does not have uniform composition throughout and has visible boundaries, है ना, दिखती है बाउंड्रीज उसकी ऑफ सेपरेशन बिटवीन द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स। यानी वारे जैसे अगर आप पानी आपने मिक्स किया तेल के अंदर और रेत डाल दी उसके अंदर, तो रेत भी आप देख जाओगे कि रेत एक नीचे लेयर बनाएगी जो सेपरेट होगी किससे? वाटर से, और वाटर भी सेपरेट होगा किससे? उस ऑयल से, जिस ऑयल को आपने मिक्स किया है उस पानी के अंदर। तो आप दिखने पर फिजिकली आप देखोगे कि ये तीन किस्म का एक मिक्सचर है, तीन चीज़ों का एक मिक्सचर है जो है यूनिफॉर्मली जो है डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है और विजिबल है, वो लेयर जो है वो सेपरेटेड हैं एक दूसरे से, उसको कहा जाता है हेटेरोजेनस मिक्सचर। जिस तरीके से यहाँ पे एग्जांपल दी है, व्हेन आयरन फिलिंग द एंड सल्फर पाउडर आर मिक्स्ड टुगेदर द मिक्सचर फॉर्म्ड इज हेटेरोजेनस। इट हैज़ ग्रेविश येलो अपीयरेंस एंड द टू कांस्टिट्यूएंट आयरन एंड सल्फर कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड विद नेक्ड आयरन। इसलिए हम आइडेंटिफाई से कर सकते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कंपाउंड और मिक्सचर का डिफरेंस। कंपाउंड और मिक्सचर का डिफरेंस थोड़ा पढ़ेंगे और इसी के साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये नोट्स बड़ी मेहनत से मैंने बनाए हैं। तो आप प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और इस कमेंट सेक्शन में भी लीजिए कि किस तरह का कंटेंट आपको ये लग रहा है, आपको इस चीज़ का फ़ायदा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। और ये मैंने कोशिश की है, जहाँ से मैंने ये कंटेंट लिया है, अलग अलग बुक्स मैंने कंसल्ट की है और मैंने ये कोशिश की है, क्योंकि हम फॉरेस्टर एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये केमिस्ट्री है क्लास 12th की। अगर इस पहले चैप्टर की आप बात करोगे, कम से कम 2-3 घंटे अगर सही इस चीज़ को लेना होगा समझने के लिए। जिस तरीके से एग्जामिनेशन 12th के लिए अगर कोई स्टूडेंट पढ़ता है तो जिस तरीके से उसने अगर मेहनत करनी होगी तो 3-4 घंटे की ये वीडियो है और इसमें न्यूमेरिकल्स हैं, उसके बहुत सारी चीज़ें हैं बीच में, लेकिन वो मैंने छोड़ दी है। मैंने कोशिश की है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो JKSSB की तरफ से होने वाला है फॉरेस्टर का, उसी हिसाब से हम कंटेंट को क्या करेंगे, वो चढ़ाते चलेंगे, इस वीडियो के अंदर एडिट करते रहेंगे, ताकि हमें जो है ज़्यादा समय ना लगाना पड़े। अगर आप इतना डीप जो है आप पढ़ने की कोशिश करोगे तो मुझे नहीं लगता कि ये सिलेबस जो है वो कवर होने वाला होगा। फिर तो मैंने एक नोट्स की शक्ल में यानी तैयार की है वीडियोज़। तो आपसे यही गुजारिश मेरी रहती है कि आप मेरे चैनल अगर नए सिरे से आप विज़िट किए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि जो भी अपडेट यहाँ पर आएगा बगैर किसी मेहनत के वो आप तक बआसानी पहुँच जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम पढ़ते हैं अब कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में, इसका डिफरेंस। सबसे पहले कंपाउंड कहते हैं, कंपाउंड 2 और मोर एलिमेंट्स आर कंबाइंड केमिकली। यानी कंपाउंड के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट मिलते हैं, लेकिन केमिकली मिलते हैं, वो मतलब एक बॉन्डिंग उनके बीच में बनती है। और बॉन्डिंग कैसे बनती है आपको पता होगा, क्योंकि आप भी देखने वाले जितने भी बच्चे हैं वो बैकग्राउंड उनका जो है वो साइंस ही है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स ही है। तो आप बखुद जो है बखूबी समझते होंगे कि केमिकल जो है बॉन्ड के ज़रिए से जो है वो कंबाइन होते हैं। वो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से होता है, चाहे वो म्यूचुअल शेयरिंग हो, चाहे वो आयोनिक बॉन्ड हो, किस किस्म का बॉन्ड हो, इस तरीके से वो कंबाइन होते हैं और वो भी फिक्स्ड रेशो में। और दूसरे पॉइंट में यही चीज़ दिखी, द एलिमेंट आर प्रेजेंट इन ए फिक्स्ड रेशो बाई मास, यानी बाई मास के जरिए से वो फिक्स रेशो में कंबाइन होते हैं। दिस रेशो कैन नॉट बी, चाहे ये रेशो जो है वो चेंज नहीं होती है।
उसके बाद तीसरा पॉइंट दिया है कंपाउंड आर ऑलवेज हेटेरो होमोजेनियस। कंपाउंड जो है होमोजेनियस, हमने पहले यहाँ पे पढ़ा था कि हेटेरो होमोजेनियस हेटेरोजेनियस के बारे में हमने अभी पढ़ा। तो कंपाउंड जो होते हैं हमेशा तौर पर क्या होते हैं, वो होमोजेनियस होते हैं एंड दे हैव द सेम कंपोजिशन थ्रू आउट, पूरी सेम कंपोजिशन होती है, पूरे मिक्सचर के अंदर उसी कंपोजिशन सेम। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी शुगर और वाटर की। उसके बाद चौथा पॉइंट है इस कंपाउंड के कंपाउंड कॉन्स्टिट्यूएंट कैन नॉट बी सेपरेट बाय फिजिकल मेथड। ये फिजिकल मेथड से अपने सेपरेट नहीं कर सकती। और कंपाउंड के अंदर क्या है, द कॉन्स्टिट्यूएंट लूज देयर आइडेंटिटीज, कंपाउंड डज नॉट शो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। हाँ, जिस तरीके से यहाँ पे बताई हुई चीज़ है कि दो जब आपस में एलिमेंट्स मिलते हैं तो कंपाउंड, इस तरीके से हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की एग्जांपल लेते हैं कि एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसेज हैं, तो उनका जो कैरेक्टरिस्टिक है अलग अलग पढ़ेंगे, दोनों को हम गैस कहेंगे। हाइड्रोजन भी एक गैस है और ऑक्सीजन भी एक गैस है, लेकिन जब आपस में दो जब ये मिल जाती हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो वाटर को बनाती हैं, जो आपस में जो खुद एक लिक्विड है ना, वाटर एक लिक्विड है। तो ये इसमें ये चीज़ पॉइंट लिखी है कि जो आइडेंटिटीज़ हैं वो कॉन्स्टेंट जो है पार्टिकल जब आपस में क्या होते हैं वो केमिकली कंबाइन होते हैं, तो उनकी आइडेंटिटीज़ जो है वो अपनी आइडेंटिटीज़ लूज कर जा देती हैं, यानी कि वो गैस नहीं रहती है जैसे हाइड्रोजन जैसे ऑक्सीजन है, बल्कि वो कंपाउंड जो है वो अपना ही एक कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, जो कैरेक्टरिस्टिक उन कॉन्स्टेंट पार्टिकल का जैसा होता ही नहीं है। तो ये है कंपाउंड के बारे में। उसके बारे में मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे। कहते हैं मिक्सचर में दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड मिलते हैं एक सिंपल रेशो के अंदर और केमिकली वो कंबाइन नहीं होते। कहते हैं मिक्सचर द कॉन्स्टेंट आर नॉट प्रेजेंट इन फिक्स रेशो, रेशो में नहीं होते, इट कैन बी वेरी इट कैन वेरी, और ये वेरी कर सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। मिक्सचर कैन बी आइदर होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस नेचर। अब मिक्सचर जो होमोजेनियस भी हो सकता है, हेटेरोजेनियस भी हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द मिक्सचर कैन बी सेपरेट बाय फिजिकल, और कॉन्स्टिट्यूएंट जो है अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट जो है किसी मिक्सचर का दो तीन कॉन्स्टिट्यूएंट उसको हम सेपरेट कर सकते हैं फिजिकल मेथड से भी। और आखिर जो पॉइंट है पांचवा, इन मिक्सचर द कॉन्स्टिट्यूएंट डज नॉट लूज देयर आइडेंटिटी, यानी कि वो अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करते हैं, खोते नहीं है। मिक्सचर शो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट। मिक्सचर जो है हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक को दर्शाता है, दिखाता है, और हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के अंदर अब आगे। इसकी क्लासिफिकेशन इस तरीके से दी, इसलिए मैटर दिया है। देखो फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में सॉलिड लिक्विड और गैस के बारे में हमने पढ़ा। सो केमिकल क्लासिफिकेशन प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर के बारे में। प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट और कंपाउंड होता है, एलिमेंट भी होता है मेटल, नॉन मेटल और सेमी मेटल, जिससे एलिमेंट जो है पीरियड टेबल के अंदर दिए हुए हैं। और कंपाउंड हमने पढ़ा इनऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड। और मिक्सचर के बारे में हमने पढ़ा होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस। यहाँ पे मैटर के बारे में हमने पढ़ा फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा, सॉलिड लिक्विड और गैस के बारे में हमने पहले पढ़ा, प्योर सब्सटेंस जैसे केमिकल क्लासिफिकेशन में मिक्सचर के बारे में हमने पढ़ा, एलिमेंट के बारे में हमने पढ़ा, कंपाउंड के बारे में हमने पढ़ा। एलिमेंट जो है तीन अलग कैटेगरीज में डिवाइड की, मेटल जिसमें है, नॉन मेटल जिसमें है, सेमी मेटल जिसमें है। उसके बाद हमने कंपाउंड में और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के बारे में पढ़ा, और मिक्सचर में हमने होमोजेनियस हेटेरोजेनियस मिक्सचर के बारे में पढ़ा। इसके बाद हम थोड़ा कंसेप्ट हासिल करेंगे मास और वेट के बारे में। मास और वेट क्या चीज़ होती है, कहते हैं मास ऑफ ए सब्सटेंस द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट, यानी कि उसके अंदर किसी भी चीज़ के अंदर उसके मैटर की मिकदार कितनी, उसके मैटर के पार्टिकल्स की मिकदार कितनी, उसको कहा जाता है मास। और मास जो है किसी भी सब्सटेंस का कांस्टेंट रहता है। जब किसी भी चीज़ का किसी जगह पे आप मास निकालते हैं तो वो कांस्टेंट रहता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि सेंटर ऑफ द अर्थ जहाँ पे ग्रेविटी जो है जीरो होती है, और वहाँ पे भी किसी चीज़ का आप मास निकालोगे तो उतना ही निकलेगा जहाँ पे ज़मीन की ग्रेविटी मैक्सिमम होती है, और वहाँ पे भी अगर इस चीज़ में मास निकालोगे उतना ही निकलेगा जहाँ जिस जगह पे जो मास आपने सेंटर ऑफ द ग्रेविटी जहाँ पे जीरो ग्रेविटी थी वहाँ पे निकाला था। चाहे चांद पे आप अगर किसी चीज़ का मास निकालोगे तब भी मास में कोई फर्क नहीं आता है। द मास ऑफ ए सब्सटेंस, तीसरा पॉइंट, द मास ऑफ ए सब्सटेंस कैन बी डिटरमाइंड एक्यूरेटली इन द लेबोरेटरी बाय यूजिंग एन एनालिटिकल बैलेंस से आपसे मास, एसओ यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, और एसओ यूनिट ऑफ मास क्या है, किलोग्राम है। यहाँ पे एक डायग्राम भी दी है पीछे, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाली डायग्राम, तो आप इस तरीके से आप आसानी समझ जाएंगे कि ना। वेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट, यानी कि ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स एक्सर्ट होती है, जो लगती है किसी भी ऑब्जेक्ट पे। वेट ऑफ सब्सटेंस में वेरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ड्यू टू चेंज इन ग्रेविटी। अब जो सेंटर ऑफ द ग्रेविटी पे अगर जब किसी चीज़ का वेट निकालोगे तो बहुत कम आएगा, उसके बनिस्बत अगर आप उसी चीज़ का वेट जो है ज़मीन के ऊपर निकालोगे जहाँ पे ग्रेविटी जो है मैक्सिमम है, जहाँ पे ग्रेविटी काफ़ी ज़्यादा है, तो उसका वेट जो है जहाँ पे ग्रेविटी ज़्यादा है वहाँ पे वेट उसका ज़्यादा नहीं, क्योंकि वेट जो होता है मास प्लस फोर्स ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, उसको हम वेट कहेंगे। क्योंकि मास होता है अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट, यानी कि कितनी मिकदार होती है पार्टिकल्स की किसी भी मैटर के अंदर, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, उसका मास कहलाया जाएगा। लेकिन उसी मास को आप ग्रेविटी के अंदर जब उसका वजन आप निकालने की कोशिश करोगे तो उस वजन को हम वेट कहते हैं। हालांकि दोनों चीज़ों का जो मीनिंग है उर्दू मतलब है वजन ही आता है, लेकिन ये आपने समझना है मास और वेट का डिफरेंस। वेट जो है वो ग्रेविटी की मौजूदगी में निकाला जाता है, और मास जो है बगैर मौजूदगी के निकालो या मौजूदगी से निकालो तो मास जो है वो बराबर आ जाता है। मास पे इसका कोई असर नहीं रहता है किसके, ग्रेविटी का, लेकिन वेट पे इसका असर रहता है। और इस वजह से किसी भी चीज़ का वेट जो है हमेशा ज़्यादा ही निकलता है, क्योंकि उसकी ग्रेविटी जो वहाँ पे इस्तेमाल होती है, वहाँ पे एक्सर्ट होती है। वॉल्यूम मीन्स द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय मैटर, इट हैज़ द यूनिट ऑफ लेंथ, क्यूबिक लेंथ वॉल्यूम का ऐसा यूनिट जो वॉल्यूम एग्जैक्ट मीटर क्यूबिक मीटर, ठीक है। हाउएवर द पॉपुलर यूनिट ऑफ द मेजरिंग वॉल्यूम पार्टिकुलरली इन लिक्विड्स इन लीटर, लीटर में वॉल्यूम आमतौर पर निकाला जाता है, बट इट इज़ नॉट इन एसआई यूनिट, एंड एसआई यूनिट जो इसका वही आता है, एसआई यूनिट इसका ये नहीं आता। उसके बाद डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे। डेंसिटी क्या चीज़ होती है, कहते हैं डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज द इट्स अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम।
ये एक रेशियो भी होती है मास अपॉन वॉल्यूम का। तो यहाँ पे लिखा है अमाउंट ऑफ वॉल्यूम पर यूनिट, अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम को कहा जाता है डेंसिटी। और ऐसा यूनिट डेंसिटी कैन बी ऑब्टेन्ड एज फॉलो, इस तरीके से हम इसका जो है SI यूनिट निकाल सकते हैं। दिस SI यूनिट इज क्वाइट लार्ज एंड केमिस्ट ऑफन पोजेस्ड एक्सप्रेस्ड डेंसिटी इन ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, वियर मास इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम एंड वॉल्यूम एक्सप्रेस्ड इन क्यूबिक सेंटीमीटर। इसका जो है क्या आता है, ऐसा ही यूनिट आता है। उसके बाद डेंसिटी जो है, SI यूनिट ऑफ डेंसिटी इज डेराइव्ड फ्रॉम द बेस यूनिट ऑफ मास एंड वॉल्यूम, जिस तरीके से केजी पर क्यूबिक मीटर, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर ग्राम पर सेंटीमीटर दिया है, यहाँ पे केजी, क्योंकि बड़ा यूनिट केजी है ग्राम का वेट का, और क्यूबिक जैसे लेंथ का है मीटर, और इसका छोटा है सेंटीमीटर। अब लार्ज बड़ा यूनिट लेबॉरेटरी के अंदर इस्तेमाल, यूनिट AR लार्ज फॉर लेबॉरेटरी जो है ग्राम क्यूबिक मीटर या ग्राम पर मिली लीटर, मीटर क्योंकि 1000 के बराबर आता है, तो उसके हिसाब से भी जो है वो तभी 3 कट जाता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस कहते हैं डू नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ द सैंपल, द मास इंक्रीज द वॉल्यूम इंक्रीज प्रोपोर्शनली, कि जगह मास इंक्रीज होता है तो वॉल्यूम इसका इंक्रीज होता है। रेशियो ऑफ मास टू वॉल्यूम इज कांस्टेंट, रेशियो ऑफ मास का जो है कांस्टेंट रहता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ केमिकल कंपोजिशन के बारे में। अब देखो जिस तरीके से पहले चैप्टर में, क्योंकि मैंने कोशिश की है कि कम से कम जो है चीज़ को पढ़कर ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को हासिल करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा हमने सवालात के जवाब देने हैं। इसे मैंने कोशिश की है कि कम से कम थोड़ा थोड़ा हो, लेकिन कंसेप्चुअल हो, ताकि और समझने लायक हो, जो समझा जा सके। अब लॉज ऑफ केमिकल कंपोजिशन यहाँ पे देखिए, द कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट टू फॉर्म कंपाउंड आर गवर्न बाय द फॉलोइंग 5 बेसिक लॉज। तो केमिकल कंपोजिशन जो है इन 5 लॉज पे डिपेंडेंट है। 5 लॉज के अप्लाई होने से केमिकल कंपोजिशन पूरी होती है। फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, तीसरा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, चौथा है लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम के लॉ भी कहते हैं इसका, एवोगाड्रोस, पांचवा एवोगाड्रोस। तो सबसे पहले हम पहले लॉ के बारे में पढ़ेंगे। अब सबसे पहला ये लॉ जो दिया था, ये भी क्वेश्चन जो है एक बार पूछा गया था एग्जाम के अंदर JKSSB की तरफ से, कि पहला लॉ किसने दिया। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, एक फ्रेंच जो है वो साइंटिस्ट थे, केमिस्ट थे, जिसका नाम था ए लोवासियर, इसने ये दिया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब इसकी डेरिवेशन, इसकी जो स्टेटमेंट है वो क्या कहते हैं, दिस लॉ स्टेट दैट इन ऑल फिजिकल और केमिकल चेंजेस द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट। जिस तरीके से केमिकल रिएक्शन आप लिखते हो, जैसे यहाँ पे नीचे दी हुई केमिकल रिएक्शन है, आप इसमें इसके अंदर देख सकते हो कि जब HGO को क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है, तो वो मास इसका इन दो प्रोडक्ट, यहाँ पे प्रोडक्ट अलग अलग निकला, क्योंकि रिएक्शन जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है तो अलग अलग। हाँ, अगर हम एग्जांपल लेंगे इसकी, अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन की, तो ये आता है H2O। है कि जब हम किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर कोई तब्दीली लेते हैं कि रिएक्टेंट का जो मास होता है वो प्रोडक्ट के बराबर आता है। या दूसरी भाषा में इस तरीके से इसको समझ सकते हो कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन के अंदर या ऐसे भी मैटर को नहीं निकाला जा सकता, नहीं पैदा किया जा सकता और नहीं डिस्ट्रॉय किया जा सकता। ठीक है, तो फॉलोइंग स्टेटेड ट्रूथ, अब सच्चाई लाने के लिए ये नीचे दी है कि व्हेन मैटर अंडरगोज द फिजिकल चेंज जब मैटर के अंदर आती है, इट इज फाउंड दैट देयर इज नो चेंज इन वेट थ्रू द फिजिकल चेंज दैट हैज बीन टेकन प्लेस। फिजिकल चेंज जब होती है तो वेट में उससे कोई फर्क नहीं आता, तभी कहा जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्योंकि मास और वेट एक ही चीज़ होती है। ठीक है, व्हेन मैटर केमिकल चेंज अंडर मैटर में क्या केमिकल चेंज आती है, फॉर एग्जांपल डिकम्पोजिशन ऑफ मर्क्यूरिक ऑक्साइड, यहाँ पे मर्क्यूरिक ऑक्साइड की डिकम्पोजिशन हो जाएगी, ये 100 ग्राम है, और इसको जब अलग अलग करते हैं ये 92.6 ग्राम आता है प्लस 7.4 ग्राम आता है। जब इसको हम ऐड करते हैं लगभग 100 ही आ जाता है, क्योंकि 72 पॉइंट इस तरीके से जब पूरा 100 आता है। तो जब ड्यूरिंग द एबो केमिकल रिएक्शन मैटर इज नाइदर गेन नॉर लॉस, नहीं इसको हासिल किया और नहीं खोया गया इस मैटर को। तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उसके बाद लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, इसको समझने की कोशिश करेंगे। इस लॉ के मुताबिक क्या कहता है कि प्योर सबकेमिकल कंपाउंड जो ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय वेट से वो फिक्स्ड जो है वो कंबाइन हुई। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फॉर्म होती है नंबर ऑफ वेज, इस तरीके से जैसे कार्बन ऑक्सीजन को हम मिलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जैसे बर्निंग कुकिंग आयर। और दूसरे एग्जांपल जो यहाँ पे है बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन CaCO2 कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग, जिससे यहाँ लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट का जो ऐसे नाम है कॉमन नेम लाइमस्टोन, जिसको हम हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड हमारे पास निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। या तीसरे एग्जांपल अगर हम बात करेंगे बाय एक्शन ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोराइड ऑन वाशिंग सोडा, जैसे Na2, ये सोडियम कार्बोनेट है यहाँ पे। तो जब हम इस सोडियम कार्बोनेट को जब 2HCl से रिएक्ट कराते हैं तो क्या आता है 2NaCl, यानी 2 सोडियम क्लोराइड आता है, वाटर आता है और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे निकल के आती है। तो इसमें इन तमाम सैंपल में कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन और ऑक्सीजन जो है वो किस रेशो में जो है बाई वेट के हिसाब से रिएक्ट होने के बाद जो है वो प्रोडक्ट में तब्दील हुई है, वो 3:8 के हिसाब से 3:8 रेशो के अंदर जो है वो कन्वर्ट जो है निकल के आई है सामने, और इसी को कहा जाता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। उसके बाद हम बात करेंगे हम लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के बारे में। अब मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है, कहते हैं इफ टू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म 2 और मोर कंपाउंड, जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट जो है आपस में कंबाइन होते हैं और वो फिर कंपाउंड्स को बनाते हैं, द वेट ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट विच कंबाइन विद द फिक्स्ड वेट ऑफ द अदर इन दिस कंपाउंड बी आर सिंपल होल नंबर रेशियो बाई वेट। समझ आई कि जब हम 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं और वो कंपाउंड बनाता है, और वो कंपाउंड के एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं वेट के हिसाब से एक फिक्स रेशियो के अंदर उस कंपाउंड के,
और वो बियर करते हैं कौन सा, एक होल नंबर की रेशो, सिंपल होल नंबर रेशो। जिस तरीके से एग्जांपल दी है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं, वाटर बनाते हैं, जैसे कि 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन प्लस 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मिलते हैं तो 18 ग्राम ऑफ वाटर बनाते हैं। जिस तरीके से 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड 34 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। और जब इस तरीके से आप इसे देखोगे तो ये 34 ही आएगा इस साइड से भी। कहते हैं हियर द मास ऑफ ऑक्सीजन 16 ग्राम एंड 32 ग्राम विच कंबाइन विद ए फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन 2 ग्राम, वेरी सिंपल रेशो ऑफ 16:32, इट मीन्स 1:2। ये फिक्स रेशो में कंबाइन होते हैं इस तरीके से। उसके बाद हम अगले लॉ की बात करेंगे जो है गैय-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ये बताता है, इट स्टेट दैट अंडर सिमिलर कंडीशन of temperature and pressure, whenever gas combine they do so in volume with bare simple whole number ratio with each other and also with the gaseous product. This law may be illustrated by the following example. यानी नीचे दिए एग्जाम्पल से आप ये समझ सकते हैं। कॉम्बिनेशन बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोराइड, जिस तरीके से यहाँ पे नीचे दी हुई एग्जाम्पल है, यहाँ आप इसे समझ सकते हैं। कहते हैं कि हाइड्रोजन जो है एक वॉल्यूम है, क्लोराइड जो है वो एक वॉल्यूम है। जब इसे कंबाइन करते हो तो 2HCl जो है वो 2 वॉल्यूम का आ जाता है और उसकी रेशो जो होती है 1:2:1। देखो 1:2:2, हाँ 1:1:2, इस तरीके से इसकी रेशो आ जाती है। ठीक है, एक सिंपल रेशो में वॉल्यूम के हिसाब से। उसके बाद अगर दूसरी वाली जो एग्जाम्पल यहाँ पे देखोगे, बी वाली, कॉम्बिनेशन बिटवीन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 2 गैसेस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया गैस अंडर सूटेबल कंडीशन। द केमिकल इक्वेशन जो इसकी यहाँ पे ये दी है और इसकी जो दी थी यहाँ पे इस तरीके से दी थी। जैसे नाइट्रोजन है और जो है हाइड्रोजन है, इसका 3 वॉल्यूम, इसका 1 वॉल्यूम है और इसका जो आगे बन जाता है इसका 2 वॉल्यूम बन जाता है। इसका जब हम रेशो निकालते हैं 1:3:2 निकलती है रेशो बाई वॉल्यूम। तो इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। उसके बाद तीसरा जो है एवोगैड्रो लॉ है, 5वां लॉ है। ये क्या कहता है कि एवोगैड्रो प्रपोज दैट इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस एट द सेम टेम्परेचर पे, सेम प्रेशर पे, कैन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कहते हैं इक्वल वॉल्यूम की जो गैसेस हैं वो कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर पे इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो उसके अंदर होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लेंगे, इफ यू कंसीडर द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस वाटर, we see that 2 volume of hydrogen combines 1 volume of oxygen to give 2 volume of water without leaving any unreacted oxygen। अनरिएक्टेड, जैसे 1 वॉल्यूम हाइड्रोजन है, 1 वॉल्यूम ऑफ किसको कहते हैं, 1 वॉल्यूम हाइड्रोजन जो है 1 वॉल्यूम हाइड्रोजन के साथ 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर्स बनाते हैं। ये जो है 1.4 जो है यहाँ पे दिया हुआ है ऊपर, तो यहाँ चीज़ नहीं दी थी। 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन रिएक्ट विद 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर। ये है एवोगैड्रो लॉ। उसके बाद हम पढ़ेंगे डेल्टा डायनामिक थ्योरी के बारे में। ये भी इस चैप्टर का एक बहुत अच्छा टॉपिक है डेल्टा डायनामिक थ्योरी। इसके बारे में भी एक क्वेश्चन एक एग्जाम में पूछा गया था कि कुछ नीचे दिए कुछ पॉस्टुलेट से, तो आपने उसमें से टिक करना था कि कौन सा पॉस्टुलेट, कौन सी इसमें से पॉइंट है जो डेल्टा डायनामिक थ्योरी में मेंशन नहीं है। बस ये चीज़ आपने याद। और ये भी पूछा जा सकता है डेल्टा डायनामिक थ्योरी किसने दी थी, कब दी थी, ये कहाँ के केमिकल फिलासफर्स थे और इसमें क्या क्या चीज़ें बताई हुई है, तो ये आपने याद रखनी है। कहते हैं डेल्टा डायनामिक थ्योरी जो है 1808 में दी थी डल्टन ने पब्लिश, जिसमें न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी थी इन विच ही प्रपोज द फॉलोइंग। नीचे चीज पॉइंट्स ने दिए थे। क्या मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम्स। कहते हैं कि मैटर जो है क्या इंडिविजुअल यानी कि फर्दर ना डिवाइड होने वाला एटम से मिलकर बना है मैटर, क्योंकि मैटर जो है वो एलिमेंट से मिलकर बना है ना, मैटर एलिमेंट से मिलकर बना है और एलिमेंट जो है खुद एक एटम से मिलकर बना है। और एटम जो है 3 जो अनडिविजिबल पार्टिकल से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बनेगा। उनको डिवाइड करेंगे तो वो चीज़ मैटर नहीं रहेगी। तो इंडिविजुअल मतलब वो डिवाइड न होने वाले फिर एटम्स हैं जिनसे मैटर बनता है। ये पहला जो है इसका पास्टुलेट है, थ्योरी का पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, ऑल द एटम ऑफ ए गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास। जैसे ऑल जितने भी एलिमेंट के अंदर एटम्स होते हैं वो आइडेंटिकल उनका मास होता है, आइडेंटिकल उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे एटम डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट ऑफ मास, और डिफरेंट एलिमेंट के एटम जो होते हैं वो डिफरेंट उनका मास होता है। कंपाउंड, तीसरा पॉइंट, कंपाउंड आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन फिक्स रेशो। फिक्स रेशो में जब वो मिलते हैं तो उनको कहा जाता है कंपाउंड। और केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स, यानी केमिकल रिएक्शन जो मतलब उनकी ऑर्गेनाइजेशन बनती है, दोबारा से वो जो है अपनी अरेंजमेंट को जो है बनाते हैं। दीज आर नाइदर के नॉट डिस्ट्रॉइंग केमिकल रिएक्शन, जो एटम जो है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकते, ना ही क्रिएट किया जा सकते ये केमिकल रिएक्शन के अंदर, जिस तरीके से यहाँ पे दिया है। उसके बाद अब रिएक्शन इन सोल्यूशन, यानी सोल्यूशन के अंदर जब हम रिएक्शन करते हैं तो किस किस्म का वहाँ पे प्रभाव रहता है उसका। तो इसमें हमने 4 चीज़ों के बारे में हमने पढ़ना है, मास परसेंट और वॉल्यूम परसेंट। उसके बाद मोल फ्रैक्शन के बारे में पढ़ना है, उसके बाद मोलरिटी के बारे में पढ़ना है और मोलैलिटी के बारे में हमने पढ़ना है। तो सबसे पहले मास परसेंटेज के बारे में हम पढ़ेंगे। तो मास परसेंटेज क्या होती है, इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग फॉलोइंग रिलेशन। यहाँ पे मास परसेंट ऊपर दी हुई है, इस साइड आप देख सकते हो ऊपर ये वाला, इसके लिए दिया है। कहते हैं वेट परसेंट या वॉल्यूम परसेंट, इसमें वॉल्यूम भी और वेट भी आएगा। परसेंट में क्या होता है कि इसमें वेट ऑफ द सोल्यूट, यानी कि जिस तरीके से हम सोल्यूशन बनाते हैं, जिस तरीके से मैंने पहले एग्जांपल आपको दी थी इसकी होमोजेनियस मिक्सचर की। तो होमोजेनियस मिक्सचर में हमने थ्रू आउट जो है कंपोजिशन को सेम रख कर हमने एग्जांपल दी थी पानी और शुगर की। तो पानी उसमें क्या है,
सॉल्वेंट है और सोल्यूट उसमें क्या है, शुगर है। शुगर हमने डाला है किसके अंदर, सॉल्वेंट के अंदर, उसके बाद वो क्या बना है, सोल्यूशन। तो यहाँ पे परसेंटेज अगर हमने उस चीज़ की निकालनी होगी तो हमने क्या करना है, वेट ऑफ सोल्यूट, यानी कि जितना आपने शुगर उसके अंदर डाला उसका वेट हमने निकालना है, उसको डिवाइड करना है वेट ऑफ द सोल्यूशन, पूरे सोल्यूशन से हमने इसको डिवाइड करना है और फिर ज़रब देनी है उसको, उस पूरे कैलकुलेशन का हमने ज़रब देनी है 100 के साथ, तो वो आएगा हमारे पास मास परसेंटेज। और उसके बाद अगर वॉल्यूम परसेंटेज हमने निकालनी है तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट निकालना है, उस सोल्यूट का वॉल्यूम क्या होगा। इसमें हम बता सकते हैं कि मिसाल के तौर पर हमने दो जो है लिक्विड्स को ही आपस में जो है उसका मिक्सचर बना, जिस तरीके से मैंने एग्जांपल दी थी आपको वाटर और ऑयल की, है ना, क्योंकि यहाँ पे होमोजेनस मिक्सचर की हमने बात नहीं करनी है, हमने किसी भी मिक्सचर की बात करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे अब मिक्सचर हम ऑयल और ये लेंगे, वाटर लेंगे, और हमने अब सोल्यूट को किसका हमने सोल्यूट रखना है कि अब जो कम मिकदार में होता है उसको हम सोल्यूट रखेंगे, है ना, और सॉल्वेंट को उसको रखेंगे जिसका मिकदार ज़्यादा होगी, है ना, और सोल्यूट होता ही है वही जिसकी मिकदार जो है किसी भी सोल्यूशन के अंदर कम होती है उसको हम सोल्यूट जो रिप्रेजेंट करते हैं, और जिसकी जो मिकदार जो होती है वो ज़्यादा होती है उसको हम क्या रखते हैं, सॉल्वेंट रखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अगर वॉल्यूम परसेंटेज हमने निकालनी है तो वॉल्यूम सोल्यूट का जो वॉल्यूम है उसको डिवाइड करना है वॉल्यूम ऑफ द पूरे सोल्यूशन से, और उसको फिर ज़रब हमने देनी है, उसको मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो आपके पास वॉल्यूम परसेंटेज निकल के आ जाएगी। उसके बाद दूसरा है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या चीज़ है, कहते हैं इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए पार्टिकुलर कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। रेशियो होता है किसका, मोल ऑफ ए पार्टिकुलर कंपोनेंट किससे, मोल ऑफ द सॉल्यूशन, मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन फॉर द सॉल्यूशन कंटेनिंग n मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन n मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट। इसलिए यहाँ पे नीचे दिया हुआ है क्योंकि सपोज n इज द मोल्स ऑफ द सोल्यूट एंड जो कैपिटल N है इज द मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट, देन मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट क्या है, n डिवाइड बाय n प्लस n, मींस क्योंकि n क्योंकि सोल्यूशन का यहाँ पे बताया हुआ है ना, देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूशन। अब यहाँ ये चीज़ आपने समझनी है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट क्या निकलेगा, n, क्योंकि ये n जो है क्या है, ये n जो है मोल्स ऑफ द सोल्यूट है, और यहाँ पे दिया रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द पार्टिकुलर कंपोनेंट। अब ये n जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकुलर कंपोनेंट है, और ये नीचे दिए जो दो n है एक, क्योंकि हमने सोल्यूशन का निकालना है, लेकिन यहाँ पे अब ये स्मॉल n जो है मोल्स ऑफ द सोल्यूट दिया है, जो कैपिटल n है मोल ऑफ द सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट और सोल्यूट को जब निकालेंगे तभी तो सोल्यूशन बनेगा, तभी इसको जो है यहाँ पे ऐड किया हुआ है, और n अपान स्मॉल n प्लस कैपिटल n, इस तरीके से आप देख सकते हो। और यहाँ पे मोल ऑफ द सॉल्वेंट को अगर देखो कि n क्योंकि कैपिटल n जो है वो सॉल्वेंट के मोल्स का रिप्रेजेंटेशन है, और इस तरीके से कैपिटल n अपान स्मॉल n प्लस n, इस तरीके से आप इस बार ये सॉल्वेंट मोल जो है फ्रैक्शन सोल्यूट का और सॉल्वेंट जब हम प्लस करोगे हमेशा तौर पर किसके बराबर आता है, 1 के बराबर आ रहा है, यूनिटी कांस्टेंट के बराबर आता है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद मोलरिटी के बारे में पढ़ेंगे। इट इज डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन। क्या है इसका मतलब कि नंबर ऑफ मोल्स जो है सोल्यूट के वो कितने हैं, और किसके अंदर, 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर। जिसकी से मोलरिटी आप निकालोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन लीटर, क्योंकि लीटर में चीज़ अगर दिया तो इसका मतलब उसका वॉल्यूम यहाँ पे दिखाया गया है, तो वॉल्यूम नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन लीटर, और उसको मल्टीप्लाई करना 100 के साथ, आपके पास मोलरिटी निकल के आ जाएगी मोलरिटी। उसके बाद मोलरिटी, मोलरिटी क्या चीज़ होती है, डिफाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट। यहाँ पे सॉल्वेंट की हमें साल दी है क्योंकि वहाँ पे ऊपर सोल्यूशन की दी थी, यहाँ पे सॉल्वेंट की दी है, ठीक है। तो आपने ये चीज़ याद रखनी, इट इज नोटेड बाय m, इसको m से स्मॉल m से, उसको कैपिटल M से डिनोट करते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसको कैपिटल M से डिनोट करते हैं और इसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, ये चीज़ भी आपने याद रखनी है। क्या पता ऐसे ही जैसे भी पूछा जाएगा, बताओ जी मोलरिटी जो है उसका डिनोट करने के लिए कौन सा बड़ा M है, कैपिटल M है या स्मॉल M है, वहाँ पे दिया जाएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, और आसान क्वेश्चन को आप यहाँ पे फिर जो है अपनी लापरवाही से छोड़ दोगे तो ये मुझे लगता है ये कहीं का क्या है, चालाकी नहीं है, तो हमने चालाकी से हमने काम करना, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद मोलरिटी के बारे में बात करेंगे, तो अभी मैंने कहा कि 1 kg सॉल्वेंट के अंदर हमें सोल्यूट को क्या करना है, ऐड करना है, तो यहाँ पे मोलरिटी क्या निकल के आएगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट के कितने हैं, और डिवाइड करना है मास ऑफ द सॉल्वेंट इन kg के अंदर, मास या सॉल्वेंट का क्या, जब उन दोनों को हम डिवाइड करेंगे हमारे पास मोलरिटी निकल के आ जाएगा। तो ये था इस पूरे चैप्टर के बारे में। तो तमाम दोस्तों से मेरी गुजारिश रहेगी, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, खुदा हाफिज़।